अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान यास भीषण रूप ले चुका है और शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक इसने ओडिशा में कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जान बचाने की कवायद बहुत तेजी के साथ चल रही है और 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 115 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें सर्वाधिक 52 टीमें ओडिशा में तैनात की गई हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और चाहे हमारी सेना की बात हो, एनडीआरएफ टीम की बात हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो या फिर जो नौसेना की बात हो, सारी ताकत सबने लगा रखी है, खासतौर पर चक्रवात से ज्यादा नुकसान ना हो पाए। और चक्रवात जब चला जाएगा तब जो कुछ अगर नुकसान हुआ है उस नुकसान से जल्द कैसे लोगों को राहत दिलाई जाए, इस पर भी ध्यान केंद्रित है। क्या है राज्य सरकारों की तैयारी, क्या है केंद्र की तैयारी, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे असम में चले स्वच्छता अभियान की, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री खुद इलाके को सैनिटाइज करते नजर आए। लेकिन आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं चक्रवाती तूफान यास से संबंधित खबरों से। चक्रवाती तूफान यास के बुधवार सुबह ओडिशा के भद्रक जिले के धमरा बंदरगाह के पास दस्तक देने की आशंका है। इसके चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से लाखों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पड़ोसी राज्य झारखंड ने भी अलर्ट जारी किया है और चक्रवात के प्रभाव के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके प्रशासन ने 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं ओडिशा सरकार का कहना है कि उसने सुरक्षा को देखते हुए तटीय जिलों से 2 लाख से अधिक लोगों को निकाला है। ओडिशा की बात करें तो एनडीआरएफ की सर्वाधिक 52 टीमें यहां तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने यह जानकारी दी। साइक्लोन यास में लगभग 115 टीमें 5 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में तैनात की गई हैं। सर्वाधिक 52 टीम उड़ीसा में तैनात की गई हैं एवं 45 टीमें पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं। 52 टीमें ओडिशा में एवं 45 टीमें पश्चिम बंगाल में, दोनों ही रिकॉर्ड तैनाती है एनडीआरएफ की। पूर्व में कभी भी इतनी ज़्यादा तादाद में टीमों की तैनाती इन राज्यों में नहीं हुई है। साइक्लोन फोनी के दौरान कुल 50 टीमें सर्वाधिक उड़ीसा में तैनात की गई थी एवं बंगाल में 30 से 35 टीमें तैनात की गई थी। अतः यह दर्शाता है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस बार पूरी गंभीरता से साइक्लोन यास में ये फोकस रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को तैनात कर इवैक्यूएशन और एवं जान माल की सुरक्षा का कार्य मुकम्मल किया जाए। इस बीच भारतीय तटरक्षक के महानिरीक्षक के.आर. सुरेश ने बताया है कि भारतीय नौसेना अपनी गोताखोरी और चिकित्सा टीमों के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि कोई जनहानि नहीं होगी। इस समय क्या हो रहा है, हमारी पूर्वी समुद्र में ईस्टर्न सीज अरे बे ऑफ बंगाल में फिशिंग बैन चल रहा है, पर उसके बावजूद भी लाइवलीहुड के कारण मछुआरे पानी में चले जाते हैं। उनको तैनात करने के लिए हमें उनकी भाषा में बोलनी पड़ती है। जैसे बंगाल में बंगाली में बोल देते हैं तो उड़ीसा में हम उनके ओडिया लैंग्वेज में और तमिलनाडु के पास तमिल में। तो हमारे हवाई जहाज और हमारे समुद्री जहाज जाकर लोगों को उनकी भाषाओं में समझाते हैं कि एक तूफान आ रहा है, आप राहत बचाव करिए और जल्दी से सेफ जगह पर आप चले जाइए। इसके बाद जितने एजेंसीज का समुद्र में लेन देन है उन सभी एजेंसीज के साथ भी हम ताल्लुकात रखते हैं। नेवी ने तो डाइविंग टीम्स, मेडिकल टीम्स भी तैयार करके रखा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि यास के कारण लॉस ऑफ लाइफ 0 के करीब ही होना चाहिए और प्रॉपर्टी भी कोई डैमेज नहीं होगा, ये हमारा विश्वास भी है
और अनुमान भी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के दीघा में एनडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों को उनके मवेशियों के साथ निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। एनडीआरएफ के अधिकारी शशिदेव प्रसाद ने यह जानकारी दी। इवैक्यूएशन के लिए जहाँ तक बात है तो हमने अपनी दोनों टीमों को 6 सब टीम में बांट दिया है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है सिविलाइजेशन को हर जगह हम अपनी टीमों को भेज रहे हैं ताकि वो उनको असिस्ट कर सकें और जो भी नियर बाई साइक्लोन शेल्टर्स हैं वहाँ पहुँचा रहे हैं उनको। यहाँ पे जितने लोगों को इवैक्यूएट करके रखा गया है उनके लिए 3 टाइम का सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के डिनर की पूरी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा मेडिकल टीम्स भी इनकी आती हैं विजिट करने के लिए। अगर कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी भी केयर कर रहे हैं ये लोग। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 74,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा 2 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों और नागरिक स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल कर्मियों को तैनात किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर सेना की भी मदद दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, हमने 9 लाख लोगों को राहत और बाढ़ केंद्रों में पहुंचाया है। राज्य में ऐसे 4000 केंद्र हैं। हम 24 घंटे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। निगरानी के लिए प्रत्येक ब्लॉक में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। साथ ही राज्य सचिवालय में भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा, मुख्य और गृह सचिव जिलाधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। मैंने दक्षिण एवं उत्तर 24 परगना, झारग्राम, पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारियों से बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उधर ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने कहा कि निचले इलाके के कच्चे घरों में रहने वाले 2,10,000 से अधिक लोगों को चक्रवात आश्रय गृहों में भेजा गया है। इनमें बालासोर जिले के सबसे अधिक 74,132 लोग और भद्रक जिले के 73,103 लोग शामिल हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि करीब 5,000 ऐसी गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जो कि 1 जून तक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गृह राज्य मंत्री डीएस मिश्रा को राज्य के उत्तरी हिस्से में हालात की निगरानी करने के लिए बालासोर भेजा है। पीके जैना ने कहा कि 4 तटीय जिलों केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक और बालासोर सबसे अधिक जोखिम वाले इलाके हैं, जबकि यास के चलते मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, ढेंकनाल, अंगुल के अलावा पुरी और खुर्दा जिले का भी हिस्सा प्रभावित होगा। मौसम विभाग ने अगली सूचना तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी बुधवार तक कई पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झारखंड ने भी चक्रवात के जोखिम को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा के पास स्थित पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों से लोगों को हटाया है। आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि चक्रवात के चलते कोल्हन संभाग प्रभावित हो सकता है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले आते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों से सटे जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। कौशल ने कहा कि अस्पतालों से बिजली, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक आपूर्ति के संबंध में पर्याप्त इंतजाम रखने को कहा गया है। मौसम विभाग ने झारखंड में 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही देश के पूर्वी तटीय इलाकों में चक्रवात यास के मद्देनजर सेना ने पश्चिम बंगाल में 17 एकीकृत राहत कॉलम की तैनाती की है, जिनमें आवश्यक उपकरण और नाव के साथ विशेषज्ञ कर्मी शामिल हैं। सेना ने एक बयान में कहा, अनुरोध के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ करीबी समन्वय में सेना के इन कॉलम की तैनाती की गई है। दूसरी ओर असम की बात करें तो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच वायरस से निपटने के लिए गुवाहाटी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। असम के मंत्री रंजीत कुमार दास ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। यह स्वच्छता अभियान गुवाहाटी के फैंसी बाजार में आयोजित किया गया था। मंत्री रंजीत कुमार दास ने खुद भी इलाके को सैनिटाइज किया। आज सिर्फ गुवाहाटी फैंसी बाजार नहीं, आज से सारा असम का जितना टाउन है, टाउन में हम लोग सैनिटेशन कर रहा है। और ये सैनिटेशन हम लोग कर रहा है जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है और असम पुलिस के साथ इकट्ठा होकर के फायर ब्रिगेड अथॉरिटी को साथ मिलजुल करके हम लोग
जो शहर अंचल में ये सैनिटाइजेशन काम आज स्टार्ट किया है। अभी गुवाहाटी में हुआ है, लेकिन सारा असम में होगा। हम लोग डीसी एसपी को बोला है, पब्लिक हेल्थ को इंजीनियर को हम लोग बोला है, ये काम तुरंत करने से कल से स्टार्ट करने के लिए बोला है। और सिर्फ टाउन में नहीं, हर गांव में अभी हम लोग जितना पंचायत है, जीपी प्रेसिडेंट है, जीपी प्रेसिडेंट को हम लोग बोला है, जीपी को सेक्रेटरी को बोला है। जीपी लेवल में एक वार रूम होगा, वो वार रूम में इधर में डॉक्यूमेंट रहेगा कितना कोविड पेशेंट है, और वो कोविड पेशेंट का डिटेल्स लेगा, उन लोग का कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें से किसी को देहांत हुआ है क्या नहीं, और हम लोग अगले दिन कैसा करके उन लोग को ट्रीटमेंट करेगा, ये सारा व्यवस्था करने के लिए वार रूम बनाया। और एक टास्क फोर्स बनाया है। टास्क फोर्स में पीआरआई रोक तो रहेगा, साथ में रहेगा वीडीपी रहेगा, साथ में रहेगा ग्राम सेवक रहेगा, और वो लेकर के कोरोना मुक्त पंचायत हम लोग। देश एक तरफ महामारी से जूझ रहा है और किसान नेताओं को सिर्फ अपनी राजनीति की ही पड़ी हुई है। अब 26 मई को किसान नेताओं ने अपने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर देश भर में काला दिवस मनाने की घोषणा की है। आइए आपको दिखाते हैं किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। जो झंडा होगा वो काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे, और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी हैं इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि काफी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे कई जगह से। नहीं, तो ऐसी तो कोई नहीं, बात नहीं, नहीं वो है, या नहीं, फिर क्या? नहीं, कोई दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा। तो क्या जो जहाँ पर किसान है, जो जहाँ पे है, अपने गांव में है, अपने खेत में है, अपने शहर में है, किसी को अपने घर पर लगाना तो लगा सकता है। कोई अलग से कोई संख्या किसानों की है किस तरीके से? कोई संख्या नहीं। इस बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये जैसे महामारी का समय है, निश्चित तौर पर सरकार भी पूरी तरीके से परिस्थितियों को देख रही है, और अभी सबकी जान बचाना जो है वो पूरे देश की प्राथमिकता है। ऐसे में आप लोग काला दिवस भी मना रहे हैं, तो ये कितना उचित है, क्या कहना? नहीं तो काला झंडा लगाना क्या कोई गुनाह है? हमको नाराजगी है किसी से तो अपना झंडा लगाएंगे अपने घर के ऊपर, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। तो ये जो 26 मई को आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का लगभग 6 महीना पूरा हो गया, हाँ, इसके कर रहे हैं, या फिर ये आप लोगों का विरोध प्रदर्शन माना जाए? ये विरोध प्रदर्शन है, और 6 महीने हम यहाँ पे हो गए, तो सरकार ने काले कानून वापसी नहीं दिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। तो हमारा विरोध है ये किस्म से सरकार का।